हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, और वो बेसिकली सेकंड ग्रेड पे आधारित है। सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी सोशल साइंस सब्जेक्ट से आप तैयारी कैसे कर सकते हो। ना केवल अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, बल्कि एक सीट सुनिश्चित कर सकते हो। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर विस्तार से देखेंगे कि सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कैसे कर सकते हो और किस प्रकार से आप अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर पाओगे। तो देखो दोस्तों, अभी राजस्थान में सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही थी। आप में से अधिकांश लोगों ने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा होगा, और अगर नहीं भरा है और अब वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेकंड ग्रेड की जो वर्तमान भर्ती है, उसके अंदर सामाजिक की पोस्टें थोड़ी कम है। बहुत सारे बच्चों को इस संदर्भ में निराशा है कि हम तैयारी करना चाहते थे, लेकिन पोस्टें बहुत कम आई। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा आपसे एक ही बात कहनी है कि आप पोस्टों को देख के कभी भी तैयारी ना करें। अब आप कहोगे कि पोस्टों के बिना हम अपनी एक सीट को कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। दोस्तों, वो बात सही है कि अच्छी पोस्टें हो तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक तैयारी करने का भी जज्बा आता है कि हाँ, हम इस पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कम पोस्टें होने के बावजूद और इतने ज्यादा कंपटीशन का जो जमाना है, इसके अंदर आपको एक सीट आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसका एक ही रामबाण इलाज है, और वो है आपकी एक बेहतर तैयारी। आप कम पोस्टों के अंदर अच्छी तैयारी करोगे तो आप उन बाकी बच्चों को पछाड़कर आगे निकल जाओगे, और आप उस कम पोस्टों में भी से एक सीट निकाल पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सेकंड ग्रेड है सोशल साइंस है, इसका मेरा अनुभव क्या था। मैंने जो तैयारी की थी सेकंड ग्रेड में, और मैंने एक जो सीट सुनिश्चित की थी, इस दौरान मैंने क्या क्या किए और क्या आप कर सकते हो जिससे कि आप भी मेरी तरह सेकंड ग्रेड शिक्षक बन सकते हो। तो दोस्तों, जितना मेरे पास अनुभव है और जितना मैंने जाना है इस सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ से बहुत अच्छी आप तैयारी कर पाओगे। हाँ, एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूँ, सेकंड ग्रेड से संबंधित लगभग सभी विषय के चर्चा हम इस YouTube चैनल पर करेंगे। समय समय पर वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा, और आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और ये वीडियो आज है सेकंड ग्रेड पर आधारित। सेकंड ग्रेड में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, जो अभ्यर्थी सोशल साइंस विषय से सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी कोई तैयारी करने बैठे, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या भी और कोई भी भर्ती, सबसे पहले उस भर्ती का आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। हाँ, सिलेबस ये एक सबसे बड़ी चीज होती है एक तैयारी के दौरान। यानी तैयारी शुरू करने से पहले आपको उस भर्ती का पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सिलेबस पहले देखने से क्या होगा। आपको तैयारी करने से पहले सिलेबस का पूर्ण पता होना चाहिए कि आप हाँ, तो दोस्तों, आपको किसी भी भर्ती की तैयारी करने से पहले उस सिलेबस का आपको क्या होना चाहिए, पूर्ण पता होना चाहिए। सिलेबस अगर आपको पता होगा तो आप ये जान पाओगे कि हमें तैयारी आखिर करनी किसकी, और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने। सबसे पहले अभ्यर्थी को फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबसे पहले उस विषय का क्या देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस आपको अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से संबंधित जो सिलेबस है, वो आपको अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं उसके अंदर
क्या सिलेबस है और क्या चीजें मुझे पढ़नी है। जब आप सिलेबस को जान जाओगे तो आपको लगभग उसका एक पूरा अंदाज लग जाएगा कि मुझे कितना कुछ क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो उसके बाद सिलेबस को आप अच्छे से देख लेते। सिलेबस देखने के बाद हम बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड का की जो तैयारी है वो भी बेसिकली से सोशल साइंस से। सोशल साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं, आप कहोगे इतने कौन से विषय, तो इसके अंदर आपको जो भी तैयारी कर रहा है उनको लगभग पता होगा कि इसके अंदर 7 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 7 विषय होते हैं। तो एक बार अपन उन विषयों को भी देख लेते हैं कि आखिर सेकंड ग्रेड जो सोशल साइंस है सब्जेक्ट का पेपर होता है। एक थोड़ी सी मैं जानकारी आपको और दे दूं कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सेकंड ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, तो मैं आपको एक हल्का सा बता देता हूँ कि सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। एक जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी चर्चा अपन अलग से करेंगे, वो सबके लिए कॉमन होता है, सभी के समान उसका सिलेबस होता है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, मैथ हो, साइंस हो या और भी कोई अन्य विषय का हो, तो उन सब का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस सेम होता है, तो उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो अपन बात करें वो सोशल साइंस की कर रहे हैं स्पेशली। तो सोशल साइंस जो कि सब्जेक्ट का एक पेपर होता है, तो अपन बात करेंगे कि जो सोशल साइंस का पेपर होता है इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। आज अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। वो कितने, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए ये पेपर जो होता है वो आपका 300 नंबर का होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सोशल साइंस है इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जिनमें 7 सब्जेक्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलते अपन इन 7 सब्जेक्टों की ओर, सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो 7 सब्जेक्ट है ये आपके सेकंड ग्रेड की तैयारी के दौरान आपको पढ़ने हैं। इनका अलग वेटेज होता है। हाँ, जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें इन सभी विषयों का क्या होता है, अलग अलग वेटेज होता है। तो जो सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में वो एक तो होता है हिस्ट्री, यानी आपकी इतिहास। इतिहास विषय आपका इसमें रहने वाला है सामाजिक के अंदर। इतिहास आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगी ज्योग्राफी, यानी आपको भूगोल भी पढ़नी पड़ेगी। इतिहास, भूगोल और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। कौन सा विषय? राजनीति विज्ञान। ये भी आपको पढ़ना होगा। मैंने बताया आपको सामाजिक के अंदर कुल 7 सब्जेक्ट है जो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी के दौरान पढ़ने। उसके अंदर इतिहास, भूगोल, राजनीति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। तो आपको इस दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आता है सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। ये सामाजिक के सारे सब्जेक्ट हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको इस तैयारी के दौरान पढ़ने हैं। सोशियोलॉजी के बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र ये भी आपको तैयारी के दौरान पढ़ना होता है। और उसके बाद में आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपकी लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट रहता है ये भी आपको क्या होता है, पढ़ना होता है। दोस्तों ये जो 7 सब्जेक्ट है इनकी आपको किस प्रकार से रणनीति बनाकर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एक एक चीज को मैं डिटेल से आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़ेगी, अंत तक वीडियो को देखना। आपको ये जो 7 सब्जेक्टों को अपन चर्चा की, आप कहोगे क्या इसलिए जो 150 क्वेश्चन आपके आ रहे थे सब्जेक्ट के अंदर, जो 150 क्वेश्चन आ रहे थे, क्या सारे 150 क्वेश्चन इसी में से आएंगे? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे, लेकिन इनके साथ में एक चीज और होती है, वह है टीचिंग मेथड। हाँ, सोशल साइंस का जो टीचिंग मेथड होता है, जो शिक्षण विधियां होती है, आपको पता होगा जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती है उसमें सब्जेक्ट से संबंधित शिक्षण विधियां पूछी जाती है। तो दोस्तों ये तो 7 जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ में क्या आती है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां भी आती है। तो अपन देखो बात करेंगे टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड मीन्स शिक्षण विधियां। हाँ, शिक्षण विधियां। सामाजिक विज्ञान से अगर आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तो 7 सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आपको शिक्षण विधियां भी पढ़नी होती है। 20 क्वेश्चन इन शिक्षण विधियों के आते हैं। 20 क्वेश्चन इसके आते हैं और 130 क्वेश्चन आपके आते हैं उन 7 सब्जेक्ट से मिलकर। तो आपको ये जिस 7 सब्जेक्ट की अपन चर्चा की थी, ये जो 7 सब्जेक्ट हैं इनके 150 में से 130 क्वेश्चन तो इनमें से आ जाएंगे और जो 20 क्वेश्चन है आपके वो आपको मिलेंगे इन टीचिंग मेथड के। और ये टीचिंग मेथड होंगे किसके, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे सामाजिक से कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं, सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं उससे संबंधित आपसे क्या पूछे जाते हैं, 20% पूछे जाते हैं। यानी जो आपका पेपर कुल 150 क्वेश्चन का होने वाला है,
300 नंबर का, उसमें क्या क्या आएगा ये आपने जान लिया। अब दोस्तों बात करेंगे एक एक डीपली अपन इस तैयारी को बेहतर कैसे बनाना है, कैसे इस तैयारी को करके अपनी एक सीट को सुनिश्चित करना है। दोस्तों मैंने जो जो चीजें पढ़ी है, जैसे पढ़ी, मैं आप वो सारी चीजें आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाला हूं। तो हम आगे चलते हैं। आगे अपन जब चलेंगे तो अपन देखेंगे कि कितना पढ़ना होता है। देखो सब जितने भी अभ्यर्थी होते हैं जो सरकारी भर्ती की जो तैयारी करते हैं, उनके मन में हमेशा से एक डाउट रहता है कि हम कितना पढ़े आगे, तब हम क्या बन जाएंगे, उसके योग्य हो जाएंगे या हम उस सीट को प्राप्त कर लेंगे। तो ये कितना पढ़ने का क्या क्राइटेरिया। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ने का भी एक दो चीजें होती है। एक तो होता है आप डेली कितना पढ़ते हैं, एक ओवरऑल आपको किसी भर्ती की तैयारी कितने दिन करनी होती है, कितने साल करनी होती है, कितने महीने करनी होती है। तो देखो डेली पढ़ने की मेरी बात है, बहुत से जने कहते हैं कि पढ़ाई को कभी घंटों में नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ाई होती है उसको कभी भी गिन के यानी घंटे देख के टाइम देख के नहीं पढ़ना चाहिए, तो घंटों में नहीं देखना चाहिए। देखो मेरा दोनों तरह से मानना है। एक तो कि हाँ आपको ज्यादा घंटों पे ध्यान नहीं देना है कि कितना घंटे पढ़ना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो सामाजिक का आप जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, इसका जो सिलेबस है काफी क्या लेंथ है, इतने सारे सब्जेक्ट है। ये तो सेकंड पेपर की अपन बात करें, जिस सब्जेक्ट वाला पेपर है उसकी, इसके अलावा अपन फर्स्ट पेपर को भी तो साथ तैयारी करते हुए चलना है, जिसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो अपने को क्या चाहिए, काफी कुछ समय चाहिए। तो मेरा ये मानना है आप समय का ज्यादा ध्यान ना दो, लेकिन आपको एक फिक्स क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। अब आप उसके अंदर 10 घंटे लेते हो, 12 घंटे लेते हो, 14 घंटे लेते हो, 15 घंटे लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ आपका जो मस्तिष्क है वो कितने समय सही से पढ़ सकता है। हाँ अब मैं आपको बता दूं कि आपको 13 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, लेकिन अगर आपका मस्तिष्क 10 घंटे के बाद काम नहीं कर रहा या आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अगर आप फिर बाद के 2-3 घंटे पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो अपने आप को जो शरीर है, जो मस्तिष्क है, उसको इस प्रकार से तैयार करना है कि जब आपको लगे कि उनको मानसिक रूप से थोड़ी थकावट आ गई तो आपको रेस्ट भी करनी चाहिए। हाँ रेस्ट करने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ज्यादा नहीं सोना। एक तो होता है बहुत ज्यादा सोना, एक होता है कम सोना, तो दोनों ही चीज आपको नहीं करनी। देखो कम सोओगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा आपकी पढ़ाई पे, और अगर आप ज्यादा सोओगे तो आप इन सारी चीजों को कब पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस का बहुत ज्यादा क्या है, लेंथी है, सब्जेक्ट भी ज्यादा है, सब चीजों को आपको पढ़ना होता है। तो हाँ एवरेज आप 6-7 घंटे सोइए, और उसके बाद जब भी आपको दिन में थोड़ी मानसिक थकान हो, पढ़ते टाइम कुछ हो, तो आप थोड़ी थोड़ी 10-15 मिनट का आप बीच में हल्की सी नींद लेके काम चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2-3 घंटे सो गए, 4 घंटे सो गए, फिर ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यानी शरीर को मस्तिष्क को थोड़ा आराम देने की भी जरूरत होती है, बीच में देते रहिए, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। सबसे बड़ी चीज जो होती है भर्तियों के दौरान जो बच्चे तैयारी करते हैं वो कंटिन्यू नहीं रख पाते। कोई भी तैयारी होती है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। हाँ यही पे वो मात खा जाते हैं। कई दिन वो 16 घंटे भी पढ़ लेते हैं, कई दिन वो 15 घंटे पढ़ते हैं, ठीक बात है, लेकिन बीच में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए बहुत कम पढ़ पाते, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, तो वो उनके लिए क्या कर देता है, नुकसानदायक साबित हो जाता है। दोस्तों जो बात कर रहे हैं पढ़ाई की कि आखिर पढ़ना कितना है, तो मैंने बात की डेली के अंदर आप पढ़े, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जितना हो सके आपको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपको इसका पूरा टाइम टेबल सेट कर लेना है, और उसके अंदर ये तय कर लेना कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितने कितने घंटे पढ़ना है। यानी 7 सब्जेक्ट ये टीचिंग मेथड, और उसके अलावा फर्स्ट पेपर का पूरा एक टाइम टेबल आपको बना लेना चाहिए। ये सब बनाने के बाद अब आपके जितने घंटे होते आप उतने पढ़ लीजिए, और आप पूछोगे सर डेली तो हम पढ़ लेंगे, डेली हम 10 घंटे पढ़ लेंगे, 15 घंटे पढ़ लेंगे, 14 घंटे पढ़ लेंगे, वो सब सेट हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपके लिए तैयारी करने कितने दिन पड़ेगी, कितने लंबे समय तक किसी भी वरिष्ठ लेवल की जो तैयारी करने वाला है, सामाजिक से जो तैयारी करने वाला है, उसको कितना पढ़ना पड़ेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, और कितने दिन पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक क्लियर बात कर देना, ओवरऑल आपको कितना पढ़ना। तो दोस्तों मेरा जो अनुभव है, मैंने जो पढ़ाई की है उस दौरान अपने दोस्तों को भी देखा, सबको देखा, और मैंने जो तैयारी की उसके अंदर ओवरऑल कोई सी भी भर्ती आप जिसकी तैयारी करते हो मिनिमम 1 वर्ष तैयारी आपकी होनी आवश्यक है। अब आप कहोगे 1 वर्ष का क्या, हम तो 6 महीने में पढ़ लेंगे। अब देखो आपने अगर पहले को तैयारी कर ली, आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़े, तो आप कम समय में भी
ये सफलता हासिल कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ 3-4 महीने 6 महीने तैयारी करके भी सफल हो जाते हैं। लेकिन एक सामान्य जो अभ्यर्थी होता, जो तैयारी करता, मेरे हिसाब से उसको किसी भी भर्ती की तैयारी करते समय 1 साल का समय देना चाहिए। 1 साल के समय में वो सारी चीजों को अच्छे से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। मैंने जो तैयारी की थी 3 और 4 महीने के अंदर, जैसे जो सब्जेक्ट है इसके अंदर अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको बच्चे क्या पढ़ 11th-12th या ग्रेजुएशन के अंदर बहुत कम पढ़ पाते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति से तो हर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, तो इनको पढ़ने में थोड़ा समय भी लगता है, नए सब्जेक्ट होते हैं, तो इन सारे सब्जेक्टों पर पकड़ बनाने के लिए आपको समय चाहिए। तो मिनिमम 1 वर्ष, और 1 वर्ष में आपको डेली, ऐसा नहीं हो कि आप बीच में कंटिन्यूटी आपकी टूट जाए, कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना। अगर 1 साल आप अच्छे से तैयारी करते हो, अच्छी पुस्तकों का चयन करते हो, अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हो, और बीच में बिना डिस्टर्ब हुए अगर आप तैयारी करते हो, तो निश्चित तौर पे आप किसी भी भर्ती को 1 साल में सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, और उसके अंदर अपन ने देखा कि आपको पढ़ना कितना, तो मैंने आपको बता दिया डेली कैसे पढ़ना है और ओवरऑल आपको तैयारी कितनी करनी है। अब आपके होगी कि सेकंड ग्रेड की भर्ती जो वर्तमान में है, इसमें तो समय कम बचा, तो आप कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, और जो तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की वो अब भी शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल से कम पढ़ दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 8 महीने में भी हो सकता है, 10 महीने में भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ने का मतलब यह है कि आपको सारी चीजों को पढ़ने के लिए थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और सारे सब्जेक्टों पर पकड़ भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि कितना पढ़ना है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। ये भी एक बड़ी समस्या होती है बच्चों कि आखिर हम पढ़ तो लेते हैं, कोई कहता है हमें याद नहीं होता, कोई कहता है कि हम पढ़ते खूब है लेकिन हमारे नंबर नहीं आते, कोई कहते हैं हम बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, समय भी दे रहे हो, और लगातार पढ़ रहे हो, फिर भी बहुत से जनों का सिलेक्शन नहीं होता। तो इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर पढ़ना कैसे। तो पढ़ने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा तरीका, मुझे जो तरीका पसंद है, हो सकता है आपको वो तरीका पसंद नहीं हो। लेकिन देखो दोस्तों, एक होता है किसी भी चीज को क्या होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना। जब आप पढ़ते हो, लगभग सभी जो अभ्यर्थी होती है ध्यानपूर्वक ही पढ़ते, क्योंकि तैयारी के दौरान सबका ध्यान कॉन्सेंट्रेट तो रहता ही है। लेकिन ध्यानपूर्वक जो पढ़ते हो, कुछ उसको मन ही मन पढ़ते हैं, कुछ बोल के भी पढ़ते हैं, और कुछ उसको क्या करते हैं तो बोल कर भी होता पढ़े, और कुछ लिख कर भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों चीजों में बोलकर और लिखकर पढ़ने में, ध्यानपूर्वक तो आपको पढ़ने में, बोलकर और लिखकर पढ़ने में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मैंने जो पहले तैयारी की थी उसमें अधिकांश समय में मन ही मन बोल के या बाहर आवाज में भी बोलकर पढ़ाई करता था। लेकिन जो सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, इस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि लिखकर जो तैयारी की जाती है, लिखकर कोई पढ़ाई जाती चीज, वो ज्यादा क्या होती है, थोड़ी स्थायी होती है, यानी वो माइंड में ज्यादा स्थायी होती है। तो मेरा मानना ही है कि पढ़ाई के दौरान जो भी आप चीज पढ़ते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, या साथ के साथ अगर आप पेन हाथ में रखते हो, पास में अपनी एक कॉपी रखते हो, और उसके अंदर अगर आप चीजों को लिख लिख के पढ़ते हो, तो वो ज्यादा कारगर साबित हो सकता है आपके लिए। तो मेरा थोड़ा सा सजेशन आपको यहाँ पे ये रहेगा कि जब भी आप पढ़ो, थोड़ा सा आप साथ के साथ पेन भी यूज किया करो, जिससे कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। अब दोस्तों का क्वेश्चन देता है कि सर चलो लिख कर तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन क्या लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं है, या घर पे भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी या फिर घर पर। दोस्तों, इसमें मेरा ये सजेशन है, मैं घर पे रहकर भी मैंने तैयारी की और लाइब्रेरी में भी तैयारी की। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि हमारी तो घर पे क्या हो जाती है, अच्छे से तैयारी हो जाती है। देखो दोस्तों, जिसकी घर पे अच्छे से तैयारी हो जाती, जिसके घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो उसको घर पे पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं। बस ध्यान ये रखना होता है कि घर पे जब आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा अकेले में जब पढ़ाई कर रहे होते तो आलस आ जाता है, और उस दौरान ये करता है कि थोड़ा फोन चला ले, थोड़ा सो जाए। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर घर पे पढ़ने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव पॉइंट है। बाकी जो अच्छे से घर पे पढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार से आलस से दूर रहते हैं, या जिनको लगता है कि मुझे घर पे किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो वो घर पे अच्छे से पढ़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब जो कहेंगे कि हम लाइब्रेरी जाते हैं, क्या लाइब्रेरी जाना सही है या नहीं, बिल्कुल देखो, लाइब्रेरी जाना बिल्कुल सही है, ऐसी गलत वाली कोई चीज नहीं है। लाइब्रेरी आप जाओगे तो वहां आप देखोगे अपने आसपास के अभ्यर्थी जो तैयारी करे अलग अलग भर्तियों की, वो सुबह से लेकर शाम तक जब पढ़ रहे होंगे, तो आप उनसे मोटिवेट होंगे। ये जो पास में बैठा जो व्यक्ति है, ये सुबह से बैठा, अभी तक नहीं उठा, या
वो अभी भी पढ़ रहा है, तो मैं बीच में अगर उठ के जाऊंगा तो इनसे मैं पीछे रह सकता हूँ। तो एक मोटिवेशन मिलता है और आप लंबे समय तक वहां पे टिक पाते हो और पढ़ पाते हो और उस आलस से भी काफी हद तक आप दूर रह पाते हो। दोस्तों, अपनी बात की कि आगे पढ़ना कैसे, तो मैंने आपको मेरा जो अनुभव था वो आपको बताया। अब आप इस संदर्भ में कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। ये सबका अपना तरीका होता है, किसी के कहने से ज्यादा उसका खुद का मन किस चीज पे ज्यादा सूट होता है तो वो चीज आपको ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया आप किस प्रकार से पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे आगे चलते हैं कि आपने ये बता दिया कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर आगे की ओर अपन चलते हैं। और अब जो आता है सबसे बड़ा जो चीज आता है, क्योंकि बात अपन सामाजिक विज्ञान की कर रहे हैं, बात हम सेकेंड ग्रेड की कर रहे हैं, और जो मेन जो अपना टॉपिक है वो है कि क्या पढ़े, ऐसी क्या चीजें पढ़े जिससे अपन जो आप जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो पद आपको मिल जाए। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा और वो चीजें बताऊंगा जिससे आप निश्चित तौर पे क्या हो सकते हो, सफलता को प्राप्त कर सकते हो। देखो, अपन बात कर रहे हैं क्या पढ़ने के अंदर, सोशल साइंस। सोशल साइंस सेकंड ग्रेड की ही अपन बात कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया इसके अंदर 7 तो विषय होंगे आपके अलग अलग, और उसके साथ में क्या होगा, टीचिंग मेथड होगा। क्या होगा, टीचिंग मेथड। 7 विषय होंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन। इन 7 विषयों को पढ़ना है और इसके साथ में क्या पढ़ना है, टीचिंग मेथड, जो सामाजिक विज्ञान का जो टीचिंग मेथड होता है उनको पढ़ना है। तो अब है कि क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़े कि हम उस सीट को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं सबसे पहले कि जब भी आप सोशल साइंस की तैयारी करना चाहो या कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखे हैं उससे संबंधित आरबीएससी, आरबीएससी और एनसीईआरटी इन बुक्स का अध्ययन आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये वो पुस्तकें होती है जो आपके बेस को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। हाँ दोस्तों, आप कहोगे वर्तमान समय में जो शिक्षण चल रहा है वो एनसीईआरटी के अंदर राजस्थान में चल रहा है, उससे पहले आरबीसी के अंदर था। तो दोस्तों, चीजें पढ़नी कौन सी चाहिए, तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आरबीसी और एनसीईआरटी दोनों पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हाँ, अब आप कहोगे कि दोनों क्यों, चीजें तो सेम नहीं होती, काफी हद तक चीजें सेम होती, टॉपिक्स भी सेम होते, लेकिन अगर आप इन दोनों को पढ़ोगे तो आपकी जो तैयारी है वो और ज्यादा बेहतर होने वाली। अब आप बात करोगे कि हमें आरबीसी और एनसीईआरटी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि हम तैयारी को क्या कर सके और अच्छा कर सके। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास समय अच्छा है यानी समय खूब है, तो आप आरबीसी की 6 से लेकर 6 to 12 तक की पुस्तकें जितनी होगी वो आप सबको वो पढ़े लेनी चाहिए। अब आप कहोगे 6 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और ताकि हमें इसके अंदर अच्छे से पढ़ सके, तो 6th 7th और 8th इनके अंदर बेसिकली इतिहास, भूगोल और राजनीति ही चलती है। 9th 10th के अंदर अर्थशास्त्र जुड़ जाती है और 11th 12th के अंदर आपको ये 7 सब्जेक्ट देखने को मिलती है अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में। उसमें इतिहास हो, भूगोल हो और राजनीति हो, दर्शन शास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, लोक प्रशासन हो, ये सारे सब्जेक्ट आपको इस एनसीईआरटी और आरबीसी में 11th और 12th में अलग से मिल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो जो सब्जेक्ट 6 से 12 तक आपके उपयोगी है आपके लिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो आरबीसी हो, आपको इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ना केवल आपको अध्ययन करना चाहिए बल्कि मैंने आपको बताया था कि कैसे तैयारी करें, उस दौरान मैंने कहा था लिख लिख के तैयारी करें। आप लिखोगे ज्यादा सही होगी तो आप इनका क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। 6 to 12 तक की जितनी भी पुस्तकें हैं, जो आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं, उन सबको आप एक बार अच्छे से पढ़िए, उनको अंडरलाइन कीजिए और उसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगती है और जो अच्छी चीजें लगती है उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना के आप समराइज कर लीजिए, आपके 2-3 रजिस्टर के अंदर ये सारी चीजें समराइज हो जाएगी। और फिर जब आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये सारी पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब बहुत से जने मेरे को ये बोलते हैं कि सर ये कौन सा तरीका, आप आरबीसी और एनसीईआरटी की पुस्तकें, इतनी सारी पुस्तकें होती है, हम सारी कैसे पढ़ पाए। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जहां पोस्टें कम होती है, जहां कंपटीशन ज्यादा होता है, तो उन सब में अपने आप को अलग निकालने के लिए और एक सीट को सुनिश्चित करने के लिए ये सब कुछ अपन को करना पड़ता है। और जो ये सब चीजें कर लेता है वो बाकी की तुलना में क्या होता है, आगे
होता है। तो आरबीसी और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जितनी पुस्तकें होती है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के फिर आपको क्या करना है, उसको समराइज करके रजिस्टर के अंदर लिख लेना है, ताकि जब भी आप बार बार रिवीजन करो तो सिर्फ आपको वो चीजें पढ़ना। तो आप फिर बोलोगे सर क्या ये चीजें पढ़ने मात्र से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखो दोस्तों, ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आप एक थोड़ी सी मेहनत करके आप सफल हो जाओ। सफलता के लिए आपको चाहिए कि आपको मेहनत लगातार करते करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक तो मैंने बताया कि आपको आरबीएससी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और दूसरी आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी की क्या पढ़नी चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये पढ़ने के बाद इसके अंदर आपने कक्षा 6 से 6 to 12 और इसमें भी कक्षा 6 से 12 की सारी पुस्तकें आपने पढ़ ली है, जिसके अंदर अगर आप कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें नहीं पढ़ पाते तो इतनी कोई बात नहीं, लेकिन 11th और 12th विशेष रूप से बता देता हूँ। चलो आपको अगर किताबें इतनी नहीं पढ़ पाते हो, विशेष रूप से कक्षा 11 और 12, कक्षा 11 और कक्षा 12 है, 12th है, इनकी पुस्तकें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो 7 सब्जेक्ट हैं वो 11th और 12th में अलग से अपने अपने एक विषय के रूप में चलते हैं, जो कि आपको चाहिए वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, इन सब की अलग अलग एक विषय के रूप में पूरी किताबें चलती हैं। एक बात ये है कि ये किताबें क्या, ये जो बुक्स है ये पूरी बुक्स पढ़नी है क्या? ये तो आपको मन में आ रहा होगा कि इतनी सारी किताबें और वो भी पूरी पढ़नी है क्या? तो दोस्तों किताबों को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, तो किताबों को आपके अंदर किताबों जो बुक्स है आपके पास उसमें से वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके क्या है सिलेबस के अंदर है। टॉपिक कौन से पढ़ने, जो आपने आपकी आरपीएससी है उसने जो सिलेबस जारी किया उसके सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो टॉपिक इन किताबों से पढ़नी, सारी बुक से नहीं पढ़नी है। कभी भी आप ये मत सोच लेना कि पूरी किताब है तो इस पूरी किताब को पढ़नी। हाँ, अगर आपके पास समय है, कुछ चीजें ऐसे आसपास की चीजें हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उनको जरूर पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आपके जो जो टॉपिक है आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। हाँ, जब ये आप टॉपिक्स पढ़ लोगे इन किताबों में से 6 से 12 नहीं हो रहा तो आप 11th और 12th का पढ़ लीजिए और एक एक सब्जेक्ट का एक एक विषय का अच्छे से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपका जरूरी रहेगा कि आगे और क्या करें। तो दोस्तों आगे के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कक्षा 11 और 12 की जो आपकी आरबीसी और एनसीईआरटी बुक के पढ़ने के बाद आपका बेस जो होगा वो अच्छा बन जाएगा। बेस अच्छा बनने के बाद आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको पढ़नी है। देखो मार्केट के अंदर आप है ना जब भी तैयारी कर रहे होते हैं तो जो सेकंड ग्रेड से संबंधित कुछ ऐसी छोटी छोटी बुक्स उपलब्ध होती है। हाँ, प्रत्येक जो आपके 7 सब्जेक्ट है, फिलोसॉफी हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन हो, उनसे संबंधित कुछ छोटी छोटी पुस्तकें अलग अलग राइटर्स की आपको मिल जाती है। अलग अलग लेखक होते हैं जो कि छोटी छोटी बुक्स मार्केट के अंदर लेके आते हैं, जो कि मुख्यतः आरबीसी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। तो आप सहयोग के लिए इन लेखकों की पुस्तकें भी पढ़ सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो बेस तैयार हुआ था आरबीसी और एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ने से, वो उस तैयारी को और क्या मिलेगी, ढाल मिलेगी। इसके अंदर आपको मैं कुछ सजेशन देना चाहूँ तो जैसे फिलोसॉफी के अंदर रामनारायण साहू था, च्यवन प्रकाशन, इनकी बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। इसके अंदर ज्यादा पेज भी नहीं होते और कम पेज के अंदर बहुत अच्छा मैटर आपको मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जो भी अच्छी लेखक की पुस्तक आती है आप उस पुस्तक को लेके आ जाइए। हाँ, पुस्तक को लाने के बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने आरबीसी पढ़ ली और आपने कुछ राइटर्स की ऐसी छोटी छोटी किताबें पढ़ ली, जिससे आपका क्या होगी, तैयारी अच्छी होगी। अब क्या इससे इतनी तैयारी करने के बाद आपके लिए सब कुछ सही हो गया? नहीं दोस्तों, इसके बाद भी आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज वो है टेस्ट सीरीज। हाँ दोस्तों, आपको जब भी तैयारी करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ना चाहिए। जो टेस्ट सीरीज होती है ये आपको इससे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आप तैयारी करते हो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि ये चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या कुछ चीजें ऐसे बीच में छूट जाती है जो आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और आप लगातार क्या दोगे, टेस्ट दोगे। ये टेस्ट
आजकल ऑनलाइन भी खूब होते हैं, अलग अलग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन टेस्ट भी आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट भी आप ऑफलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे ये होगा कि जब भी आप टेस्ट दोगे वहां पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन में जब आपको कोई डाउट होगा या कोई चीज आपको नहीं आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें हमारे पढ़ाई के दौरान कहीं बीच में रह गई है, तो आप अपनी तैयारी को और ज्यादा किससे ध्यान दे पाओगे, तो टेस्ट सीरीज से। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी आरबीसी पुस्तकें स्पेशली पढ़नी है, और उसके बाद में आप कुछ राइटर्स की पुस्तकें भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करनी होती है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, और टेस्ट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी रूप में आप कर सकते हो। टेस्ट से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। अब दोस्तों आप बात करोगे कि क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेने से और इन सब के कर लेने से क्या आपकी सीट अच्छे से आप इसको कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अब आप उस स्थिति में आ गई हो, उस रेस में आ गई हो कि अब आप इसके चयन के लिए क्या हो गई हो, काफी हद तक योग्य हो गई हो, और ये चीजें आपको लगातार ऐसे करनी है जब तक कि आपका क्या नहीं हो जाता, पेपर नहीं हो जाता। अब कुछ दोस्त ऐसे कहेंगे कि सर ये चीजें कर लेंगे तो क्या हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, या फिर हमें इसके साथ में कोई कोचिंग भी करनी चाहिए या किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ने चाहिए। तो देखो दोस्तों बात ऐसी है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये पढ़ लेते हो तो आपका बेस मजबूत हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है या फिर आपको कोई चीजें समझ नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कि जो नए सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपने कम पढ़ा है तो उसमें कुछ टॉपिक्स आप बार बार पढ़ते हो लेकिन आपको समझ नहीं आता, आपने आरबीसी एनसीईआरटी पढ़ी फिर भी आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप इस संदर्भ में दो चीजें कर सकते हो। एक तो आप किसी भी कोचिंग का क्या खरीद सकते हो, आप किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हो। तो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो जो कि आप जहां भी होगे घर बैठे बैठे भी आप उससे क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ ही कोचिंग का जो ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो तो मेरा एक आपको सजेशन रहेगा कि आप पूरे कोर्स को पढ़ने के बजाय वो चीजें ज्यादा पढ़े जो आपको चीजें कम समझ में आ रही है या जिसमें आपको लगता है इसमें मुझे और ज्यादा पढ़ना चाहिए। और अगर आपके पास समय है तो आप पूरा अगर कोर्स भी पढ़ लेते हो तो उसके अंदर कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपने वो अच्छी चीजें पहले से पढ़ रखी है। कुछ दोस्तों एक बात आती है कि हम कोर्स में नहीं लेना चाहते, कोचिंग में नहीं करना चाहते ऑफलाइन, फिर भी कोई ऐसा सोल्यूशन है दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो ऐसे टॉपिक्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। आजकल यूट्यूब पे सब टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं और अच्छे से अच्छे टीचर्स के द्वारा वो लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं, आप उसको यूट्यूब से भी देख के अपने टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। दोस्तों एक मेरा सजेशन इसमें ये भी रहेगा कि मैं भी इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो आप जिस YouTube चैनल से अभी रूबरू हो रहे हो, इस चैनल पर सेकंड ग्रेड से संबंधित एक एक टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और ये सारा जो जो चीजें हैं मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप अपने हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को क्या दे सकते हो, एक धार दे सकते हो, और अपनी सफलता को क्या कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों ये था पूरा एक सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान को लेकर पूरा का पूरा एक रणनीति के तहत। देखो तैयारी हमेशा रणनीति के तहत करनी चाहिए। आप अगर बिना रणनीति के, बिना स्मार्ट स्टडी के अगर आप तैयारी करते हो तो उस तैयारी का इतनी वैल्यू नहीं मिल पाती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है 5-5, 10-10 साल, 12-12 साल भी एक ही तैयारी करते रहते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं होती, लेकिन एक तैयारी करने का जो तरीके होते हैं, कितना पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है और क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बहुत से जने आरबीसी और एनसीईआरटी की पुस्तकों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो मेरा आप सबसे एक खास तौर से अनुरोध है कि आप कुछ भी पढ़ो लेकिन आपको आरबीसी और एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर ये पढ़ते हो तो आपकी सीट सुनिश्चित होने के जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, आप इनको फॉलो करके आप भी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि इस YouTube चैनल पर लगातार क्लासें चलती रहेगी, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आप निश्चित तौर पे इस YouTube चैनल से जुड़ जाइए।